welcome back to my channel. So today we will do political science book 2, the end of bipolarity. तो मैंने कल आपको so we will start chapter 1 one shot master class batch 2026-27 unit 1 complete. Okay, मतलब means I will do means the half. It's a one shot master class. So I will clear all your concepts first, and if you understood this class, you will understand the whole chapter. So that's why I have written one shot master class. If you have means if you have understood, okay, so if you understood this class very nicely, you will be having no trouble further. So that if you have understood this class, so you will have no trouble on further explanation. ठीक है, so let's start the end of bipolarity. हाँ, तो मैंने कल 10 टर्म्स बताए थे, दैट इज यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर. फिर मैंने बताया था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट. फिर मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, और फिर मैंने बताया था प्रॉक्सी वॉर्स. तो और हाँ, अब मैं मतलब एक और पे बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, यूनिपोलर, यू ऑल नो यूनिपोलर मतलब कि एक, मतलब कि घर में अगर आपकी सिर्फ पापा की चलती है, घर में अगर सिर्फ आपकी पापा की चलती है कि पापा बोले तो यहाँ जाना है, पापा बोलना है तो ये खाना बनेगा, पापा बोला है तो ये यूनिपोलर. बाइपोलर मतलब दोनों की, मम्मी पापा दोनों की चल रही है तो उसको बोलेंगे. ठीक है, तो ये समझ में आया यूनिपोलर बाइपोलर. बाइपोलर मतलब दोनों की, दोनों मम्मी और पापा दोनों का घर पे वो चल रहा है. मम्मी बोलेगी ये करना है, ठीक है, पापा उसको मना नहीं कर सकते. पापा बोलेंगे ये करना है, मम्मी से मना, तो क्योंकि दोनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिपोलर मतलब यूनिपोलर मतलब वन, एक ही पास. बाइपोलर मतलब दोनों के पास. और मल्टीपोलर मतलब कि पूरी फैमिली के पास पावर है. अगर मैं बोलूँ मम्मी से कि मम्मी मुझे यहाँ जाना है, तो मम्मी मुझे लेके जाएगी. हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जो मीनिंगफुल नहीं है तो वो नहीं मानेंगे. ठीक है, तो इतना समझ में आया कि यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर. फिर मैंने बताया था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट. कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, और कम्युनिस्ट मतलब नो गवर्नमेंट एंड नो प्राइवेट सेक्टर. तो इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, पर अभी जो है वो सब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, तो प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए कैपिटलिस्ट ज़्यादा है इंडिया आज के समय पे. ठीक है, फिर हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड पढ़ा. फर्स्ट वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वर्ल्ड में हमने ये पढ़ा कि, तो फिर हमने आगे क्या पढ़ा? हाँ, हमने आगे ये पढ़ा फिर हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड मतलब 19th से 20th सेंचुरी में जो कैपिटलिस्ट पे बिलीव रखता था, जैसे यूएसए है ना. सेकेंड वर्ल्ड वो होता है जो सोशलिस्ट पे बिलीव रखे 19th से 20th सेंचुरी, मीन्स यूएसएसआर. और थर्ड वर्ल्ड इंडिया क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वो जिसको रिसेंटली क्या मिला है, जिसको रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिली है, जो किसी के कब्जे में था उसे रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिली है, तो वो इंडिया. एग्जाम्पल इंडिया. फिर मैंने आपको प्रॉक्सी वॉर्स बताया था. प्रॉक्सी वॉर्स मैंने आपको ये बताया था, हम दोनों, जैसे मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों के आपस में बोलने वाली लड़ाई हो गई, पर अब दोनों को झगड़ाना है हमें, है ना. हम दोनों को झगड़ना है, पर हम क्या करते हैं, मैं अपनी दोस्त को भेजूंगी, वो अपनी दोस्त को भेजेगी, वो दोनों झगड़ जाएंगे. मतलब हम दोनों नहीं झगड़ रहे, हमारे दोस्त को हमने झगड़वा दिया, तो दैट इज प्रॉक्सी वॉर्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूएसए और रशिया. यूएसए ने अपने दोस्त पाकिस्तान को बोला,
और रशिया ने अपने दोस्त इंडिया को बोला कि ऐसा वैसा हो गया, लड़ाई करो। तो दोनों ने लड़ाई कर ली। दोनों लड़ाई करे तो वो दोनों यूएस और रशिया आपस में नहीं भिड़े, इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है, तो हम ये मैंने 10 टोटल टर्मिनोलॉजीज आपको बताई। सो रिमेंबर दैट एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है तो फिर आपको आगे की चीज़ पूरी स्टोरी के फॉर्म में समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। ओके, द बाइपोलर वर्ल्ड में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पावर सेंटर्स। अंडरस्टैंड करें, हाँ, ये जो द एंड, अब ये जो क्या है, ये जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, ये जो क्या बोलते हैं इसे, टाइटल है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब कि जैसे ये यूएसए और यूएसएसआर, तो यूएसए और यूएसएसआर में जब लड़ाई हुई, कोल्ड वॉर मतलब आइडियोलॉजी की लड़ाई, ऐसे दूर शू शाह वाली लड़ाई नहीं। वो कौन सी लड़ाई? आइडियोलॉजी, बातों वाली लड़ाई जो होती है ना, हम बातों से, मैं और मेरा दोस्त है तो हम ऐसे बातों से लड़ाई करें, है तू ऐसी है, नहीं तू ऐसी है, नहीं तू ऐसी, तो हम बातों में ऐसी लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो वैसी वो भी कोल्ड वॉर होता है। वो कोल्ड वॉर ऐसी, वो आइडियोलॉजीज के थ्रू वो लड़ाई कर रहे हैं, हथियार से नहीं, हुश ऐसे लड़ाई नहीं कर रहे, तो कोल्ड वॉर के थ्रू। तो ये हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो ये 1945 से लेकर 1919 तक यूएसए के पास भी पावर थी और यूएसएसआर के पास भी पावर थी। और उस कोल्ड वॉर में यूएसए जीता और यूएसएसआर हार गया। तो ये जो पूरी जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है ना, ये पूरी यूएसएसआर के उस पर है। यूएसएसआर कैसे हारा, यूएसएसआर कैसे बना, कैसे, तो ये अनसक्सेसफुल स्टोरी जो यूएसएसआर बता रहा है वो है। हाँ, आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और अगर वो बन गया, उसको जो बनना है, तो हम उससे जाकर पूछते हैं तूने कैसे किया। वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे पूछना चाहिए जो अनसक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो हमें अच्छे से समझा पाएगा कि इस टॉपिक पे तुम्हें ध्यान नहीं देना, इस टॉपिक पे तो ऐसा ही है, थोड़ा सा पढ़ के भी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पूछो, तो इसलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? अब लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास और जल्दी ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये पूरी क्लास समझ में आई तो मतलब आगे का चैप्टर आपको स्टोरी के फॉर्म में समझ में आएगा। जैसे चैप्टर 1 आया था ना, ऑफ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वैसे ही अगर ये क्लास आपको समझ में आ गई तो फिर वो जो आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। ओके, सो द बाइपोलर वर्ल्ड, तो बाइपोलर वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पावर सेंटर्स। अब देखो, व्हाट इज मेंट बाय बाइपोलैरिटी या व्हाट इज बाइपोलैरिटी, क्या होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। बाइपोलर मतलब क्या होता है? बाइपोलर मैंने बताया था ना, यूएसए और यूएसएसआर 1945 से 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास पावर थी। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब किसी एक से पावर छीन ली गई, तो मतलब एंड हो रहा है, वो जो पावर्स का जो दोनों के पास जो पावर्स है उन पावर को छीन लिया है, तो उसको हम बाइपोलैरिटी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें आ जाता चल। ग्लोबल सेंटर्स, अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ग्लोबल पावर इज कंसंट्रेटेड। एक इसको ये एमपी बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलैरिटी या व्हाट इज बाइपोलैरिटी, तो आप ये लिख सकते हो, अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ग्लोबल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड। एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है वेयर ग्लोबल पावर, जो ग्लोबल पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड इनटू टू प्राइमरी सेंटर्स। टू प्राइमरी सेंटर्स कौन है? यूएसए एंड यूएसएसआर। मोस्ट अदर नेशंस आर फोर्स्ड टू अलाइन विद वन ऑफ दिस पोल। इन दोनों के पास पावर, यूएसए और यूएसएसआर, तो किसी सब नेशंस को फोर्स किया जाता है कि या तो यूएसए में या तो यूएसएसआर के साथ जाओ। ठीक है, ठीक है, तो
अब पूछा व्हाट इज मेंट बाय बायपोलैरिटी, तो अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर global power is concentrated in two primary centers. Most other nations are forced to align with any one of these poles. किसी one of these poles के साथ align हो जाए. सुपर पावर्स, इसलिए लोगों को सुपर पावर बोलता है. यूएसए और यूएसएसआर के कि उस समय को हम उनको सुपर पावर्स बोलते थे क्योंकि उनके पास ही सबसे ज़्यादा पावर थी. यूएसए के पास सबसे ज़्यादा पावर और यूएसएसआर के पास सबसे ज़्यादा पावर थी उस समय पर, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सुपर पावर्स. बिटवीन 1945 से 1991 द वर्ल्ड ऑर्डर वॉज डिक्टेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूएसए, एंड सोवियत यूनियन यूएसएसआर. 1945 से 1991 तक ये बोला गया वर्ल्ड का ऑर्डर था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए एंड यूएसएसआर के पास को सुपर पावर्स बोली जाएंगे. इनके पास बहुत पावर थी. इतना क्लियर है कि व्हाट इज मेंट बाय बायपोलैरिटी और उसको हम सुपर पावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय बोला गया था कि यूएसएसआर और यूएसए के पास सबसे ज़्यादा पावर्स है और उनके पास कोल्ड वॉर चल रही है. ठीक है. और व्हाट इज मेंट बाय बायपोलैरिटी, इसी वीडियो पे आप, मतलब इसी लेक्चर में आप याद कर लो कि अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ग्लोबल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन टू प्राइमरी सेंटर्स. दो प्राइमरी सेंटर्स पे है पॉलिटिकल पावर. ठीक है. इतना क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम रेडी टू सॉल्व एनी डाउट. ओके. सो हाँ, फिर पोस्ट 1945 हिस्ट्री. अब हमें इन सब को समझने के लिए पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. इस कोल्ड वॉर की हिस्ट्री, क्या होता है कोल्ड वॉर, वो सब हमें. कोल्ड वॉर तो हमें पता चल गया क्या होता है, बातों की लड़ाई. ठीक है. हॉट वॉर वो होता है जो हुई ऐसा होता है ना, वो हॉट वॉर होता है. और जो आइडियोलॉजीज की लड़ाई होती है उसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, जिसमें हथियार नहीं उठाते. ठीक है. तो पोस्ट 1945 हिस्ट्री. द कोल्ड वॉर डाउन. After World War II, the USA and USSR emerged as the only remaining giants. मतलब वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कोल्ड वॉर हुआ, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर माने गए. 1945 से 1991 तक इनके पास पावर थी. इन दोनों के पास बहुत जायंट पावर थी, बहुत सारी पावर थी. The rivalry began a cold conflict of tension, espionage, and competition without direct military battle. ऐसी बातों की मैंने बताया था ना. कोल्ड वॉर मतलब छू नहीं, ये हॉट वॉर होता है. कोल्ड वॉर मतलब बातों की. ठीक है, बातों की. ठीक है. अब टाइमलाइन से देखते हैं. टाइमलाइन ऑफ टेंशन. कब तक ये टेंशन रही? देखो, 1945 से 1991 तक ये टेंशन रही. अब उसको मैंने बताया कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, फिर इस समय हुआ. 1945 में कोल्ड वॉर बिगिन हुआ. ठीक है. ये 1945. ठीक है. तो ये 1945 में कोल्ड वॉर बिगिन हुआ. फिर 1955 में वॉर्सो पैक्ट साइंड हुआ. एक पैक्ट था, उसको साइन किया गया. 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होने लगे. फिर 1991 में, मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मतलब कि ये लोग मिसाइल्स खरीदने लगे. मतलब ऐसा होगा ना कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो अगर यूएसए 2 वेपन्स खरीद रहा है तो यूएसएसआर भी 2 वेपन खरीद रहा है. क्यों? कभी हॉट वॉर चालू हो गया तो हो सकता है. कभी हॉट वॉर चालू हो गया, यूएसए को लगा कि भाई बहुत हो गया, अब इनमें वेपन उठाने की बारी आ गई, तो इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए. तो दिस इज क्यूबन मिशन क्राइसिस. ठीक है.
तो ऐसे होने लगा। क्राइसिस मतलब ख़त्म होने लगा। हाँ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मतलब ख़त्म होने लगे एक तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको किसी और का बताया था। हाँ, क्राइसिस मतलब तो ख़त्म ही होता है, ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल की क्राइसिस होने लगी। तो 1940 इतना ये ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा सा समझना मतलब कि कैसे हो। पहले 1945 में कोल्ड वॉर बिगिन हुआ, फिर 1955 में वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ, फिर क्राइसिस आया 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर 1991 में फॉल ऑफ यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर हार गई। तो बस ये थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत थी, इसका ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर आया द 3 पिलर्स ऑफ डिवीजन। तो इतना समझ में आया क्या हुआ, देखो, ठीक है। फिर उसके बाद द 3 पिलर्स ऑफ डिवीजन इतना समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया, गुड। अब आता है द 3 पिलर्स ऑफ डिवीजन। तो द 3 पिलर्स थे डिवीजन के। तो द 3 पिलर्स ऑफ डिवीजन, आइडियोलॉजी, मिलिट्री, ब्लॉक्स। आइडियोलॉजी के थ्रू ही वो लड़ाई कर रहे थे कैपिटलिस्ट यूएसए से, और जो यूएसए से क्यों बोल रही हूँ, सॉरी, आइडियोलॉजी जो यूएसए था वो कौन सी आइडियोलॉजी मानता था, और जो यूएसए से आता वो कौन सी आइडियोलॉजी। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि यूएसए कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था, मानता था, और यूएसएसआर कम्युनिज्म की यूएसए था कम्युनिज्म की कैपिटलिस्ट सॉरी क्या बोल रही हूँ, कम्युनिस्ट मानता था। यूएसएसआर कम्युनिज्म की कैपिटलिस्ट सॉरी। सो आइडियोलॉजी देखो, यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी पे बिलीव रखता था, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को मानता था, ठीक है। अब मिलिट्री में आर्म्स रेस एंड एनएटीओ वर्सेस वॉर्सो पैक्ट अलायंसेस। अब इसमें क्या हुआ, आर्म्स रेस मतलब मैंने जैसे आपको उसमें बताया वो आर्म्स रेस का, अगर यूएसए ने 4 वेपन्स लिए तो यूएसएसआर भी 4 वेपन्स लेगा। अगर यूएसए ने 100 वेपन्स लिए तो यूएसएसआर भी 100 वेपन्स लेगा। यूएसए ने 2 वेपन लिए तो यूएसएसआर भी 2 वेपन लेगा। इसको हम आर्म रेस बोलते हैं, कि वो जैसा जितने वेपन्स लेगा ये भी जितने ही वेपन्स लेगा, तो इसको बोलते हैं आर्म्स रेस, ठीक है। फिर ब्लॉक्स मतलब ग्लोबल डिवीजन इनटू वेस्ट एंड ईस्ट ब्लॉक्स। यूरोप देखा, तो यूरोप भी वेस्ट और ईस्ट में डिवाइडेड था, जैसे मैंने आपको दिखाऊं। और तो ये मैप है, कहाँ गया, हाँ ये रहा मैप। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ईस्ट यूरोप है और ये वेस्ट यूरोप है। ये इधर पानी है, जो अमेरिका के पास है वो ईस्ट यूरोप है, और जो इधर है वो वेस्ट यूरोप है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें लिखा होगा क्या, ठीक है। तो समझना ये बाइपोलर वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अरे हाँ, इतना समझना है, वेस्ट और ईस्ट ब्लॉक में ये भी डिवाइडेड है। तो आइडियोलॉजी समझ में है कि यूएसए कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर कम्युनिज्म। फिर मिलिट्री आर्मी रेस, एनएटीओ और वॉर्सो पैक्ट अलायंस। फिर ब्लॉक समझ आए, ग्लोबल डिवीजन वेस्ट और ईस्ट। ये आपको मतलब का नहीं है, पर आपको समझना चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री आपको मतलब अगर आपको
समझना है ना तो उसके पहले की स्टोरी हिस्ट्री सब पता होनी चाहिए, फिर आप समझ पाओगे इसलिए मैं ला दी। फिर कंपटीशन एंड प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मैंने बताया था ना, ये देखो कोल्ड वॉर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूँ तो मैं और मेरा भाई दोनों चेस खेल रहे हैं। अब हम चेस खेल रहे हैं, गलती से मैंने उसको हरा दिया, उसने मुझे हरा दिया, मान लो कि उसने मुझे हरा दिया। अब तो हमारी बोलने में लड़ाई हो जाएगी, तू ऐसी है, नहीं नहीं तू ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा है, वो लड़ाई हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। और प्रॉक्सी वॉर, और हम खेल रहे हैं चेस, और मेरा भाई मतलब मैं और मेरी दीदी खेल रहे हैं चेस, मैं और मेरी दोस्त खेल रहे हैं चेस। मेरा भाई और उसका भाई या उसकी दीदी जो मान लो, हम लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि अब हमारे चेस में हम कुछ गड़बड़ी हो गई, मैंने गड़बड़ी कर दी। तो उसकी बहन को आया गुस्सा, मेरे भाई को आया गुस्सा, दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। देखो स्पेस रेस मतलब राइवलरी टू लीड इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब कि उतनी टेक्नोलॉजी तक आप पहुंच गए तो इसको स्पेस रेस नहीं, मतलब सब स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस की रेस लगा रहे हैं, नहीं भाई। स्पेस रेस मतलब वो होता है कि आपने टेक्नोलॉजी ही इतनी अच्छी एडवांस कर ली, राइवलरी के लिए अगर कुछ लड़ाई भी हुई तो आपको पता है कि आप जीत जाओगे क्योंकि आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो राइवलरी टू लीड इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं कोरिया में, वियतनाम एंड अफगानिस्तान। डिटरेंस अवॉइडेड डायरेक्ट वॉर थ्रू न्यूक्लियर फेयर। उनको इसका डिटरेंस क्या था कि वेपन्स यूज़ नहीं कर रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ कर रहे, वेपन्स यूज़ नहीं कर रहे, बोल के वॉर हो रहा है, तो दैट इज वो कोल्ड वॉर, ठीक है। फिर आता है अब ओवरव्यू है ना बुक का, वो हम ये जो सोवियत सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। अगर हम पहले ओवरव्यू पढ़ लेंगे और ये पढ़ेंगे तो फिर वो आपको बहुत कंफ्यूज लगेगा और आप अच्छे से नहीं समझ भी नहीं पाओगे। तो पहले हम सोवियत सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ओवरव्यू पढ़ेंगे, तो फिर आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो द राइज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का राइज होता है तो सोवियत सिस्टम, ओके। तो ये जो PDF है ना, ये आपके नोट्स की तरह वर्क करेगी। अगर आपको PDF में नोट्स लिखने हैं, कुछ भी करने कर सकते हो, ठीक है। बुक से तो कॉपीड है, पर वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, जो लाइन इम्पोर्टेंट है और जो लाइन में समझाऊंगी वो है बस, ठीक है। सो ये था 1917 रेवोल्यूशन। जो अब हम बोलते हैं ना कि जैसे इंडिया पैदा हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इंडिया पैदा तो बहुत पहले हो गया था, पर हमें इंडिपेंडेंस कब मिले, 1947, 15 अगस्त 1947। वैसे ही जो रशिया है वो भी 1917 में पैदा हुआ था, ठीक है। तो 1917 रेवोल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि 1917 के दिन रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन ऐसा हुआ था कि वहाँ पे रशिया में मोनार्की थी, किंग बैठा था, तो सब चाहते, ये जो दिख रहा है ना आपको भीड़ दिख रही है ना, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किंग को भगाओ, हमें चाहिए सोशलिस्ट चाहिए, हमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए, हमें सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर चाहिए, प्राइवेट प्लेयर के पास पावर नहीं चाहिए, हटाओ। तो इसलिए क्या हो रहा था, रेवोल्यूशन छिड़ गया था 1917 में, किंग को हटाने के लिए, किंग को अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो बर्थ ऑफ सोशलिज्म, द
सिस्टम वॉज बॉर्न फ्रॉम द रशिया। जो सोवियत सिस्टम है वो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में बॉर्न हुआ था, इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ इक्वालिटी। उनको चाहिए थी, ये जो पीपल थे उनको इक्वालिटी चाहिए थी, उधर कैपिटलिज्म था तो सब प्राइवेट प्लेयर के हाथों में था, सब वो अपने प्रॉफिट कमा रहे थे, मतलब परचेजिंग पावर जिसकी कितनी है उसके लिए। अब लोगों को क्या चाहिए थी? इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, मतलब सब इक्वल हो, कोई भी भेदभाव ना हो, सब इक्वल हो, नो प्राइवेट प्लेयर या ओनली गवर्नमेंट, ठीक है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तब सोशलिस्ट का आइडिया चला कि सोशलिस्ट लाओ, सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाओ, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किंग को हटाने के लिए प्रोटेस्ट, ठीक है। इट सॉट टू बिल्ड एन egalitarian society by abolishing private property and placing land factories under state control. अब वो लोग ये चाहते थे कि सोशलिस्ट आए, सब गवर्नमेंट के पास आए, हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, सब इक्वल हो, सब गवर्नमेंट की जो स्टेट है, जो लैंड है, जो फैक्ट्रीज है, जितनी भी है वो सब गवर्नमेंट के पास हो, और जब गवर्नमेंट हमें खाना दो रख की रोटी प्रोवाइड करती रहे, वो सब उनकी जिम्मेदारी, तो हमें सब इक्वल हो, कोई भेदभाव ना हो। तो वो लोग ये चाहते थे, और दिस पॉइंट इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट। और यार ठीक है, ये पॉइंट कि इट सॉट टू बिल्ड एन इगैलिटेरियन सोसाइटी बाय अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्लेसिंग लैंड फैक्ट्रीज अंडर स्टेट कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये हुआ कि प्रोटेस्ट होने लगा, किंग को अबॉलिश करो। अब अगर पावर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर किसी एक के पास हो तो वो नहीं देना चाहता पावर, ठीक है। अब वो नहीं देना चाहेगा पावर किसी को भी, क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक वे से रूल करेगा, नॉन डेमोक्रेटिक वे लोगों को पसंद नहीं है, लोगों और भेदभाव करेगा अलग, तो वो भेदभाव लोगों को पसंद नहीं, लोगों को इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए। तो लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटेस्ट करके उसको बोल रहे हैं कि हमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहिए, तो इससे सोशलिज्म का राइज हुआ, मतलब गवर्नमेंट ही सब करेगी, नो प्राइवेट प्लेयर, ओके। तो इतना समझ में आ गया? हाँ। फिर दी सोशलिस्ट ब्लॉक 8 नेशंस थे टोटल, सेंट्रल यूरोप, पोलैंड, फिर क्या लिखा है, हॉस्लोविया, अच्छा वो हॉस्लोविया, हंगरी, फिर दी बाल्कन्स में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, और नॉर्थन यूरोप में ईस्ट जर्मनी, GDR। नोट द नेशंस आर कलेक्टिवली नो, जो नेशंस है ना, ये जो सारे जो भी नेशंस है, ये कलेक्टिवली नोन एज सेकेंड वर्ल्ड। क्यों सेकेंड वर्ल्ड इन्हें क्यों बोला गया? सेकेंड वर्ल्ड मैंने बताया था, सेकेंड वर्ल्ड इन्हें इसलिए बोला गया क्योंकि ये 19th और 20th सेंचुरी में किसको सोशलिज्म में विश्वास रख रहे थे, बिलीव रख रहे थे, तो इसलिए हमें सेकेंड वर्ल्ड बोला गया, ठीक है। ये मैप मैंने आपको दिखाया था ना, द आयरन सर्टेन डिवाइडिंग वेस्ट एंड ईस्ट, तो ईस्ट, ठीक है, ईस्ट और ये वेस्ट, अमेरिका के जो साथ है, ये जो दिख रहा है आपको, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, ये जो दिख रहा है ये वेस्ट है, और ये जो दिख रहा है ये ईस्टर्न यूरोप, दिस इज ईस्टर्न यूरोप एंड दिस इज वेस्टर्न यूरोप, दिस इज दैट, देखो ये ब्लू पानी पर दिख रहा है, दिस इज वेस्टर्न यूरोप एंड दिस इज ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये बाइपोलर वर्ल्ड का मैप है। फिर क्या है, द फॉल ऑफ बाइपोलैरिटी। हाँ, फिर 5 मार्क के क्वेश्चंस मैंने आपको देने हैं।
हाँ, मुझे आपको ये बताना था, इसमें ये हुआ था, देखो जब ये जो सोवियत सिस्टम है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब मैं आपको एक स्टोरी इसके फॉर्म में बता रही हूँ, फिर आपकी डाउट है तो फिर मैं आपको वो लूँगी, तो वो लिख लेना कमेंट सेक्शन में तो देख लूँगी। तो ये हुआ था कि जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो किंग था, अब सारी पावर तो थी किंग के पास, तो ये लोग प्रोटेस्ट करने आए कि हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें गवर्नमेंट सोशलिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मीन्स ये लोग सेकेंड वर्ल्ड में आए, क्यों? क्योंकि ये बिलीव रख रहे हैं सोशलिज्म। अब उस टाइम क्या हुआ, सोशलिज्म आई, मतलब किंग अबॉलिश हो गया, किंग हट गया और सोशलिज्म आया। सोशलिज्म जो कम्युनिज्म नो प्राइवेट सेक्टर, नो प्राइवेट सेक्टर और नो प्राइवेट प्लेयर और नो गवर्नमेंट। जो कम्युनिज्म था, गवर्नमेंट के अंडर फैक्ट्रीज, पूरी गवर्नमेंट के अंडर पूरी फैक्ट्रीज और जो भी लैंड और वो सब है, वो सब गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। अब जो भी खाना, 2 वक्त की रोटी, वो सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, सिर्फ सोशलिज्म को रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ सोशलिज्म को रखा और सारी पॉलिटिकल पार्टी को कैंसिल आउट कर दिया कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी, सिर्फ सोशलिज्म ही यही चलेगी। और लोगों को अब क्या था, लोगों का भी ऐसा था कि भाई हाँ, हमने प्रोटेस्ट करा, अब सोशलिज्म आ गया और हमें तो वक्त की रोटी मिल रही, सबको एगैलिटेरियन सोसाइटी भी मिल गई, सबको इक्वल ट्रीट हो रहा है, हाँ बस आराम आराम, ऐसा, ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, वो हिटलर है, हिटलर की कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, वो रशिया पे अटैक करना चाहता था। आई थिंक सो इधर रशिया है क्या कहीं, NATO है, ऑस्ट्रेलियन पार्टी, यूएसएसआर अलायंस, रशिया नहीं है क्या? ये है, ये रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज, तो ये जो रशिया है, वहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर का, हिटलर चाहता था कि वो रशिया पे अटैक करे, पर जो रशिया था वो पावरफुल था, यूएसएसआर के अंडर था। तो उस समय पे हिटलर के पास, हमने पढ़ा था ना कि, हमने नहीं, 8th 9th में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, कि हिटलर ने बहुत सारी कंट्रीज अपने कब्जे में ले ली थी। जो भी ये सारी जो कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, ये जो हिटलर ने अपनी, ये इतनी कंट्रीज जो थी, वो हिटलर ने अपने कब्जे में ले ली थी, है ना। अब जो हिटलर ने, ये सारी जो कंट्रीज थी, जो हिटलर ने अपने कब्जे में ले ली थी, तो हिटलर रशिया पे भी अटैक करना चाहता था, पर रशिया इतना पावरफुल था कि उसने क्या किया, अब वो इस पे अटैक करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा। उसको लगता था कि अगर वो इस पे, रशिया पे अटैक करना, इस चुन्नू मतलब रशिया पे अटैक करने पहुंचा, तो वो इतना पावरफुल है कि वो उड़ जाएगा, मर जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो रशिया पे ही जाएगा। इसका जो पूरा क्रेडिट है कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया, उसको लगा कि रशिया तो मुझे मार देगा, मैंने उस पर अटैक करने का सोचा, वो बहुत पावरफुल है, तो वो मुझे मार देगा, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊँ। तो उसने खुद सुसाइड कर लिया, उसने खुद सुसाइड कर लिया। तो ये जो कंट्रीज़ है ना, जो रशिया के उसमें थी, ये सब इसमें चली गई, रशिया ने अपने आप पास ले ली। और इससे यूएसएसआर, रशिया यूएसएसआर की अंडर आती थी,
ठीक है। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन सोवियत, हाँ, तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब हाँ, मैं आपको एक बुक से बता रही हूँ, उसमें शायद नहीं लिखा मैंने, एक मिनट। ये इतनी स्टोरी समझ में आई तुम लोगों को? इतनी जो मैंने स्टोरी सुनाई वो आपको समझ में आई? अगर ये समझ में आया आपको, तो आपको पूरा जो भी आगे लेक्चर 2 लेक्चर 3 आएगा वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पूरी कहानी के फॉर्म में आप फिर पढ़ोगे, जैसे आपने चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग मेरे साथ पढ़ा वैसे ही, ठीक है। अब मैं थोड़ा बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि शायद उस पर मैंने नहीं लिखा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही उसका पॉइंट है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces. fascist forces मतलब कि हिटलर की आर्मी, ठीक है। ये क्या, fascist forces मतलब हिटलर की आर्मी, ठीक है। तो दी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर का था। दी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, कहाँ गई? अरे ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, कहाँ गया? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी मीन्स यूएसएसआर हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस, मतलब ले ली थी, हिटलर की आर्मी से ले ली थी क्योंकि हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया। केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। ये जो थी ना, ये जो हिटलर के कंट्रोल में थी, ये यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई, क्योंकि हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? रशिया को। तो रशिया ने जो भी हिटलर ने कैप्चर की थी कंट्रीज, वो ले ली, ठीक है। इतना समझ में आया? पक्का? देखो, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो आई एम 100% श्योर जो भी हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे ना, वो आपको स्टोरी के फॉर्म में समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर एंड्स, मतलब एंड नहीं, मतलब है थोड़ा, मतलब, और आज के लिए इतना ही है, नहीं आज के लिए है और, ठीक है। तो द फॉल ऑफ बाइपोलैरिटी। अब द फॉल ऑफ बाइपोलैरिटी क्या हुआ वो बताती हूँ। 1989 से लेकर 1991 तक, 1989 से लेकर 1991 तक the collapse started with the Berlin Wall fall। जो बर्लिन वॉल थी ना, वो कोलैप्स हो गई इन 1989 में, फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मतलब 1991 में यूएसएसआर हार चुका था, तो वो बर्लिन वॉल भी, मतलब जैसे बीच की रेखा जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो गिर गई। द यूएस इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर एंडिंग द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब बाइपोलर को एंड कर दिया उसने, मतलब दोनों के पास पावर थी ना, तो बाइपोलर को एंड कर दिया, मतलब एक के पास से पावर ले ली, मतलब यूएसएसआर से पावर ले ली और यूएसए के पास है, तो मतलब इसको यूनिपोलर बोलेंगे, सिर्फ यूएसए के पास पावर है, ठीक है। तो द यूएस इमर्ज्ड एज द सोवियत सुपर पावर एंडिंग द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। एंड कर दिया उसने बाइपोलर वर्ल्ड को और उसने यूनिपोलर वर्ल्ड बनाया, मतलब सिर्फ उसके पास पावर थी। 1945 से 1991 तक दोनों के पास पावर थी। अब यूएसएसआर हार गया, तो उसने यूएसए ने एंड कर दिया बाइपोलर, उसको एंडिंग द बाइपोलर सोसाइटी, मतलब बाइपोलर और द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया और दी स्टार्टिंग ऑफ यूनिपोलर हो गया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यूएसए के पास पावर बची है। अब क्या है, अब शायद खत्म ही है, हाँ ये पढ़ लिया हमने, हाँ। सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। In the next class we will go more forward, okay।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मतलब, तो ना ये रिकॉर्डिंग बार बार देखो। अगर ये नहीं समझ में आएगी ना, तो जो ट्यूसडे वाली पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी उसमें फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये वाली क्लास अगर आपने अच्छे से समझ ली, अच्छे से दिमाग में बैठा ली, तो फिर आपको पूरी जो भी ये जो पूरी बुक, ये जो मतलब पूरा चैप्टर है, ये कहानी के फॉर्म में समझ में आ जाएगा। वो मैं समझा दूँगी, ठीक है। तो ये 5 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे, तो ये याद रखना। देखो, एनालाइज द फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या। देखो, आइडियोलॉजी वन पार्टी रूल, फिर प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट चाहते थे, फिर कम्युनिस्ट आ गई, कम्युनिस्ट ने बोला नो पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ सोशलिस्ट आएगी, कम कैपिटलिस्ट भी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसके अलावा, सोशलिज्म के अलावा। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलैरिटी, वो मैंने आपको समझा दिया। व्हाट वाज द रोल ऑफ द 1917 रेवोल्यूशन, का रोल क्या था वो भी बताना है। अब और सिग्निफिकेंस, बर्लिन वॉल की सिग्निफिकेंस क्या थी, सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, डिवीजन एंड इट्स फॉल। ये जो बर्लिन वॉल थी ना, ये सिंबल थी कोल्ड वॉर हो रहा है, तो जब ये गिर गई मतलब यूएसएसआर हार गया इसका। तो ये शायद ये आपको मंडे, ये जो ट्यूसडे की क्लास लूँगी ना, ये आपको इसमें होगा। तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है अभी के लिए। चौथा क्वेश्चन रहने, अगर आता है तो वेल एंड गुड, लिख लेना, पर चौथा क्वेश्चन रह दे देना, क्योंकि मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी ट्यूसडे की क्लास में, ट्यूसडे का लेक्चर में, ठीक है। So if you have any doubt, ask your questions in the comment below. I am ready to answer every single comment personally. Please. Okay? Thank you, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Next video on disintegration of the Soviet Union. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इस पर भी आएगी, मतलब जो ट्यूसडे वाली वीडियो होगी वो इस पर आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, love you, a big heart for you. Bye, tata, love you, all the best for your exam, love you, bye.